हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में चौथा अध्याय है वायु, और यह अध्याय में पेज नंबर 20 से 23 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए लगभग 15 से 16 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका चौथा अध्याय है, तीसरा नहीं बल्कि चौथा अध्याय है वायु, और वायु अध्याय में हम हमारी पृथ्वी पर स्थित 5 परतों की बात करने वाले हैं। 5 परत कौन कौन सी, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और दोस्तों कौन सी परत में कौन से वायु स्थित होते हैं, और हमारी पृथ्वी के लिए दोस्तों ये 5 परतें कौन कौन से कार्यों में महत्वपूर्ण है वो भी समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक ऐसे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करें। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। क्या वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और वायु का क्या महत्व है वो आपको समझना है। तो 1 मिनट के लिए आपका नाक हाथ से बंद कर लीजिए, लेकिन मुंह मत खुला रखिए। ओके, आप खुद ब खुद 1 मिनट में वायु का महत्व समझ जाएंगे। और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है यह वायुमंडल। एक बार फिर से पढ़ लो कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। दोस्तों वायुमंडल जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी सजीवों के लिए रहने योग्य है। और यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संघटन यानी कि जो वायुमंडल है वो कौन कौन सी परतों में बटा हुआ है, यह बात हमें समझ लेनी है। ओके, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि पृथ्वी के ऊपर 5 परतें हैं। शुरू में भी मैंने आपको बताया। सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर। बाद में जो परत आएगी इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। बाद में मेसोस्फियर, इनके ऊपर है थर्मोस्फियर, और लास्ट में है एक्सोस्फियर। लेकिन हमारा जो यह वायु का बहाव है वो पहले लेयर में है, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ओके, आगे हम परतों की बात करेंगे, लेकिन वायुमंडल का संघटन की बात करें तो पहले तो इस चित्र को देखिए। हमारे ये पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। और दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज है 21%। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य सभी ये तीनों 1% में बटे हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होते हैं। क्या
हम सांस में सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, हमारी सांस में नाइट्रोजन भी जाती होगी, ऑक्सीजन भी जाती होगी, लेकिन हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बाकी हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल का बड़ा भाग दोस्तों दो गैसों से बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी दो गैसें कौन कौन सी है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। तो वायुमंडल का बड़ा भाग नाइट्रोजन 78% और दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन 21%। तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन यह दोनों गैसों की वजह से वायुमंडल बटा हुआ है, यानी कि 1% में और गैसें और बाकी 99% में यह दोनों गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। हमारे दोस्तों, यह वातावरण में कौन कौन सी वायु कम मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है। यहाँ एक लड़की हाथ में वृत्तालेख लिए हुए खड़ी है और जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.03%, बाकी में आर्गन है 0.93% और अन्य सभी में 0.04% में नियोन, आर्गन जैसे वायु समाविष्ट है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। क्या यह नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या यह पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन वो सीधे सांस में नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो यह जमीन में है, यह जीवाणु नाइट्रोजन को यहाँ इस तरह में इस रूप में बदल देते हैं कि यह पौधे अपने यह मूल के जरिए ऊपर ले जा सकते हैं। आंसर बताइए, कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? तो कौन सी गैस वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। क्या यह पौधे सीधे नाइट्रोजन वायु में से नहीं ले पाते? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। दोस्तों, यह पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। आंसर बताइए, पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। सही आंसर ऑप्शन ए। और ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। क्या ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस, जिसका परसेंटेज मैंने आपको बताया 21%। और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वायु में से, और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण कि यह जो हरे पादप है वो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी वायु बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन। और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान लेकर यह पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। और यह पौधे काटने से क्या होगा? तो यह जो संतुलन हाल ही में बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। आंसर बताइए, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस कौन सी है? वायु में प्रचुरता से मिलने वाली
दूसरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। सही आंसर है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायु बाहर निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीजन वायु उत्पन्न करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड हरे पादप अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। इसी तरह संतुलन बना रहता है। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यानी कि मनुष्य और पशु जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, ठीक उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड यह पादप अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग करते हैं। इसीलिए यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन है वो बना रहता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, यह संतुलन हाल ही में क्यों गड़बड़ा रहा है, इसके पीछे की वजह है हमारा यह कोयला और खनिज तेल। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या हमारी पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है यह कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर बताइए। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वायु का प्रयोग करते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। किसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित कर सकता है? तो किसका प्रमाण बढ़ने से हमारी पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को असर हो सकता है, प्रभावित हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन बी। और आगे दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह क्वेश्चन के जरिए ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमें समझाया गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। दोस्तों, हम यह मान ले कि हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड होना ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा? इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन इतनी मात्रा में जितनी जरूरत है। ज्यादा होने से हमारी पृथ्वी गर्म होने लगेगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान यानी कि हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या होती है? पिघलने लगती है। तो यहाँ हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी समझाया गया है कि जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है यानी कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो ग्लेशियर है, बर्फ की चादर है, वो पिघलने लगेगी तो क्या होगा, हमारा समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है और जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। दोस्तों, यह हमारी जीव सृष्टि के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में हमें वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखो, परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी असर हमारी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तीनों कथन को ध्यान से पढ़ें कि पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने लगती है। जी हाँ। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और यह तीनों कथन ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे भी कुछ जानकारी दी गई है, क्या आप जानते हैं के जरिए कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। क्या? जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या? जो ठंडी वायु है वो सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, यानी कि नीचे गर्म वायु ऊपर जाती है और ऊपर ठंडी वायु है वो नीचे आती है। इसी तरह वायु चक्र चलता रहता है। पढ़े एवं मनन करें, यानी कि एक आपके लिए सोचने के लिए यह क्वेश्चन रखा गया है कि क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक गंभीर समस्या है या नहीं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, आगे वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की संरचना 5 लेयर में है। सबसे पहला है यह क्षोभ सीमा यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। बाद में आता है समताप मंडल जिसे ट्रेटोस्फियर कहते हैं और यहाँ है मध्य मंडल जिसे मेसोस्फियर कहते हैं। ऊपर है बाह्य वायुमंडल जिसे हम थर्मोस्फियर कहते हैं और लास्ट में है बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फियर कहते हैं। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, यानी कि 5 परतें कौन कौन सी? एक है क्षोभ मंडल, पृथ्वी के यहाँ क्रमिक रूप में आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, यानी कि यहाँ एक कट गया है। कौन सा? यह मध्य मंडल यहाँ दोस्तों इमेज के पीछे छिप गया है। तो यह 5 लेयर 5 परत आप समझ लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्लियर? सबसे पहले क्षोभ मंडल की बात करें तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्या? यह 5 परतों में सबसे महत्वपूर्ण परत है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की है। क्या? यह ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो कितनी है? 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसा कि वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। यह याद रख लीजिए कि यह सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत में होती है जिसका नाम है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। तो आंसर बताइए, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? हमारा वायुमंडल
5 परतों में विभाजित। सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई कितनी हो सकती है? 13 किलोमीटर तक हो सकती है। सही आंसर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन कि वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण निम्न में से कौन सी परत के अंदर होती है? तो यह कुदरती घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दोस्तों सबसे पहला ट्रोपोस्फियर कितनी ऊंचाई तक? 13 किलोमीटर तक। और यह समताप मंडल 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यानी कि यहाँ बादल भी नहीं होते और यहाँ वायु भी नहीं बहती और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ाया जा सकता है? समताप मंडल में उड़ाया जा सकता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जा सकता है। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्या? यह स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से यानी कि अल्ट्रावायोलेट गैसों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो यह भी हमें याद रख लेना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है? तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, लेकिन समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। और ओजोन गैस निम्न में से कौन सी परत में होती है? तो ओजोन गैस हमने कौन सी परत की बात की? समताप मंडल की बात की। स्ट्रेटोस्फियर में यह ओजोन गैस की परत होती है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। क्लियर? यहां मैं आपको बता दूं कि यहां है समताप मंडल और यहां पर लिखा है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस कौन से दोस्तों लेयर में आई? समताप मंडल में। ओके, तो सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज कौन सी परत में उड़ाया जाता है? हवाई जहाज दूसरी परत में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जा सकता है, समताप मंडल में उड़ाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे तीसरी लेयर की बात करें यानी कि मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फियर कहते हैं। क्या? यह है मेसोस्फियर। हमने सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ा, बाद में स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पढ़ा, अब हम पहुंच गए हैं मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है मध्य मंडल और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्या दोस्तों? यह तीसरी परत में जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड है वो यहां पर आकर जल जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो यह मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं, मेसोस्फियर में आकर यह उल्कापिंड जल जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बाह्य वायुमंडल की बात करें तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। क्या? यह बाह्य वायुमंडल, जिसे हम इंग्लिश में थर्मोस्फियर कह सकते हैं। तो थर्मोस्फियर में तापमान तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। क्या? रेडियो संचार के लिए यह तापमंडल का इस्तेमाल होता है और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। आगे बहिर्मंडल की बात करें, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस से
जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी कि एक्सोस्फीयर, इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं लेकिन हिंदी में बहिर्मंडल कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, यानी कि हमारे यह चौथे अध्याय का पहला पार्ट है। अभी तक यह हमारा अध्याय अधूरा है। आने वाले वक्त में यानी कि कल हम दूसरे पार्ट में इसी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है और मैंने जो बात समझाई वो आपके दिमाग में बैठ गई है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करें। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड जय हिंद।